चलो जी, बिजनेस सर्विसेज टॉपिक पढ़ रहे थे हम, ठीक है। एक टॉपिक रहता है हमारा वेयर हाउसिंग, आज बहुत जल्दी से खत्म करते हैं। बेटा आप अपनी बुक्स में देखोगे ना 5 टाइप्स के आपको वेयर हाउसेस दे रखे हैं कि वेयर हाउसेस कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समरी फॉर्म में समझा देता हूं क्या चीज होती है ये। लो जरा सामने देखना, मैं एक टेबल फ्रेम कर रहा हूं, ठीक है जी। लो जी, सब सामने देख रहे हैं जरा मेरी तरफ। बेटा 5 टाइप्स के वेयर हाउसेज हैं, मैंने पांचों के बारे में एक समरी बना दी, मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन समरी टेबल से आप बता सकते हो टीचर को, किसी भी टीचर को, ठीक है। ऑल्दो वो डिफरेंस नहीं क्लियर कर सकते, मैं आपको बहुत आराम से डिफरेंस क्लियर कर दूंगा, ठीक है। 5 तरीके के वेयर हाउसेज है, प्राइवेट वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस, गवर्नमेंट वेयर हाउस, बॉन्डेड वेयर हाउस एंड कोऑपरेटिव वेयर हाउसेज। सबसे पहले प्राइवेट वेयर हाउस। बेटा प्राइवेट मतलब हम सब लोग, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं है, जनरल पब्लिक की बात चल रही है, ठीक है। बेटा हमारी शॉप है, शॉप पे उतना गुड्स नहीं आ पाता, हमने शॉप के आसपास गोडाउन ले रखा है, वेयर हाउस ले रखा है। बेटा ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर एंड गुड्स ऑल्सो बिलोंग्स टू द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। ओके, सिंपल सा। पब्लिक वेयर हाउसेस, बेटा वेयर हाउस तो गवर्नमेंट का है, लेकिन आपने क्या कर रखा है बेटा, किराए पर ले रखा है। गुड्स बिलोंग करते हैं प्राइवेट सेक्टर को, लेकिन वो वेयर हाउस गवर्नमेंट का है, ठीक है। गवर्नमेंट वेयर हाउस कभी देखे हैं? गवर्नमेंट वेयर हाउस, क्या बात कर रहे हो, मैं नहीं मान सकता। आपकी सिटी में आपने पक्का देखा होगा, पक्का। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, ये वर्ड कभी कहीं जगह देखा है? जनता रोड पर, जहां पर इलेक्शन के बाद काउंटिंग होती है, इलेक्शन के बाद काउंटिंग होती है, बीज गोदाम बोलते हो आप उसको, CWC लिखा है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। बेटा क्या स्टोर रहता है? गवर्नमेंट तो बहुत सारा वीट वगैरह ये सब चीजें भी स्टोर करके रखते हैं, ताकि कभी नेचुरल कैलामिटी आ जाए तो वहां से सप्लाई कर सके, ठीक है बेटा। गवर्नमेंट के वेयर हाउस है। अरे बहुत सारे रेलवे स्टेशन पर हैं यार, किसको बिलोंग करते हैं वो? गवर्नमेंट को। गुड्स किसके स्टोर है? गवर्नमेंट के स्टोर हैं, ठीक है ना। बहुत सारी सिटी में रेलवे स्टेशन पर है CWC, ठीक है, बात समझ आई। बॉन्डेड वेयर हाउस, बेटा पब्लिक वेयर हाउस और बॉन्डेड वेयर हाउस में एक डिफरेंस होता है। वैसे तो आपको ऑल्दो मैटर सेम दिखाई दे रहा होगा, बट डिफरेंस होता है। बॉन्डेड वेयर हाउस बेटा कस्टम पोर्ट पर होते हैं। वेयर हाउसेस कहां होते हैं? बॉन्डेड वेयर हाउस कस्टम पोर्ट पर होते हैं। देखो क्या होता है, एक बात बताने की कोशिश करता हूं आपका, ठीक है। बेटा मान लो यहां सब पानी है, ठीक है, वेसल ने यहां आना है और ये पोर्ट है, यहां पर गुड्स उतार रहे हैं, ठीक है। ये एरिया बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड एरिया है। वेसल आया, यहां पर कंटेनर उतार दिए। बेटा आप ये समझ कर चलो, हर 1 घंटे में 5-7 वेसल ने आना है, उन्हें एट एनी कॉस्ट ये इलाका खाली चाहिए, एट एनी कॉस्ट। तो बेटा वो वेसल फटाफट गुड्स यहां उतारता है और ये कंटेनर विद द हेल्प ऑफ क्रेन वेयर हाउसेस में स्टोर कराए जाते हैं। बेटा वेयर हाउसेस में, बॉन्डेड वेयर हाउसेस में वो गुड्स पड़े हैं जिनके ऊपर अभी तक इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं हुई। गुड्स बिलोंग टू द प्राइवेट सेक्टर, वेयर हाउसेस गवर्नमेंट के हैं,
लेकिन बेटा कौन से गुड्स पड़े हैं? ड्यूटी पेंडिंग, जिनके ऊपर अभी तक इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं हुई। इंपोर्ट ड्यूटी पे करो और अपने गुड्स छुड़वा कर लेकर जाओ वेयर हाउस से। बात समझ आई? एंड लास्ट वन कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ ली हमने, ठीक है ना। कई बार बेटा क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को वेयर हाउस की जरूरत होती है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नाम पर वेयर हाउस खरीद लेती है, और बेटा गुड्स किसको बिलोंग कर रहे हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी को ही बिलोंग कर रहे हैं। बात क्लियर? पांचों तरीके के वेयर हाउसेस समझ आए। अब बेटा फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग, ऑल्दो हो सकता है आपके स्कूल ने कटवा दिया हो, पर हमारा कोई मतलब नहीं है आपके स्कूल से, हम तो पूरा ही पढ़ने वाले हैं। पहला फंक्शन क्या है? कंसोलिडेशन। पहला फंक्शन क्या है? कंसोलिडेशन। चलो अब सब सामने देखेंगे बेटा, ठीक है, समझने वाली बात है, आराम से समझी जा सकती है। सब सामने देख रहे हैं बेटा। कोई कंपनी का नाम ले लो, मान लो उसके 3 प्लांट हैं, जैसे एनसीईआरटी ने डायग्राम बनाया। लो मैं डायग्राम को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। लो जी, सब सामने देख रहे हैं बेटा। हल्दीराम, हल्दीराम मान लो बिस्किट भी बना रहा है प्लांट ए में, प्लांट बी में नमकीन बना रहा है, और प्लांट सी में चिप्स बना रहा है, ठीक है। अब मान लो उसका एक दिल्ली का डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर हो, डिस्ट्रीब्यूटर ने ऑर्डर दिया कि हमारे को एक ट्रक चाहिए जिसमें तीनों की क्वांटिटी हो, क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस कर दिया कि पूरा ट्रक भर जाए, इतनी क्वांटिटी चाहिए। अब डिस्ट्रीब्यूटर है, क्योंकि उसको पूरा दिल्ली कवर करना है, उसको एक नहीं ऐसे पता नहीं कितने ट्रक चाहिए होंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम भी समझो बेटा, अगर हम पहले ट्रक को यहां भेजे, वो सामान लोड करके आए, दोबारा प्लांट बी में जाए, फिर लोड करे, फिर प्लांट सी में जाए, आप परेशानी समझ सकते हो, ठीक है। और बेटा प्लांट जनरली ये अर्बन एरियाज में, कोई सिटी के बीच में तो होते नहीं है, ये आउटस्कर्ट में होते हैं। अलाउड है सिटी के बीच में लगा ले प्लांट? अलाउड होता है? आप बताओ, अलाउड होता होगा? नहीं होता होगा, पक्का है ना। तो बेटा ये अर्बन आउटस्कर्ट्स में होते हैं या रूरल एरिया में होते हैं। कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी नहीं होती, कि एक बार ट्रक गया, रोड थी नहीं, मिट्टी थी, दस गया वहां पर, 4-5 दिन तो निकल ही नहीं पाया। बेटा ये फैसिलिटीज नहीं होती, इसलिए क्या करती है कंपनीज, जनरली अपने प्लांट से इक्वल डिस्टेंस पे एक वेयर हाउस मेंटेन करती है। कर लिया वेयर हाउस मेंटेन, बेटा इस प्लांट से छोटे व्हीकल की हेल्प लेकर यहां तक गुड्स पहुंचाया, जस्ट लाइक मैक्स, ठीक है। बड़ा ट्रक नहीं जा सकता, छोटा तो व्हीकल जा सकता है। ऐसे ही बेटा इस प्लांट से गुड्स पहुंचाया, ऐसे ही इस प्लांट से गुड्स पहुंचाया। यहां पर वेयर हाउस क्या कर रहा है बेटा? कंसोलिडेट कर रहा है गुड्स को। कंसोलिडेट हो गए एक जगह पर, अब क्या होगा बेटा, यहां पर बड़ा व्हीकल आएगा, गुड्स लोड करेगा और पहुंचा देगा। क्या किया? कंसोलिडेशन। समझ आई बात? यहां वेयर हाउस का फंक्शन क्या है? कंसोलिडेट करना, गुड्स को इकट्ठा करना। बात ओके? बढ़े आगे। सेकेंड वन इज ब्रेक द बल्क, सेकेंड वन इज ब्रेक द बल्क। लो जी, समझाने की कोशिश करता हूं आपको, ब्रेक द बल्क क्या होता है। लो बेटा समझने की कोशिश करना, क्या होता है ब्रेक द बल्क। बाबू जिस प्लांट में गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, कभी देखा है वैसे किसी ने किसी फैक्ट्री की शक्ल देखी है? देखिए फैक्ट्रीज। बेटा देखो एक बात बताता हूं, फैक्ट्री में ना स्टोरेज एरिया बहुत कम होता है, क्योंकि फैक्ट्री में बहुत सारी मशीनरी लग रखी है। उन्होंने क्या कर रखा है, कुछ वर्कर के डे नाइट शिफ्ट का काम चलता है बेटा, कुछ वर्कर के सोने का भी इंतजाम कर रखा है। वेयर हाउसेस बहुत छोटे रहते हैं फैक्ट्री के अंदर, उन्हें एट एनी कॉस्ट बेटा वो वेयर हाउस तो खाली चाहिए ही चाहिए। आप गुड्स बनाते रहोगे, फिलहाल वो वेयर हाउस में रखते रहेंगे, कुछ टाइम के बाद बेटा उन्हें वेयर हाउस खाली कराना पड़ेगा, क्योंकि आगे प्रोडक्शन रुक जाएगा वरना, क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी खत्म हो जाएगी। कंपनीज करती क्या है बेटा, प्लांट से गुड्स को वेयर हाउस में स्टोर करती हैं और बेटा कस्टमर तक सप्लाई करने की कोशिश करते हैं इन अ डिजायर्ड क्वांटिटी। मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। अब एक ही एग्जांपल है, हल्दीराम ने चिप्स बनाए, ठीक है। बहुत सारी कन्फेक्शनरी है हमारे यहां पर, छोटी छोटी कन्फेक्शनरी बहुत सारी है। इन्होंने ऑर्डर दिए, किसी ने ऑर्डर दिए मेरे को 4 पेटी चाहिए, किसी ने बोला 2 पेटी चाहिए, किसी ने बोला 3 पेटी चाहिए। बाबू आप नुमेशकेम से लेकर नुमेशकेम में सोच लो कितनी कन्फेक्शनरी है,
कम से कम 10 शॉप होंगी, कम से कम 10 शॉप होगी। ये करते क्या है, मान लो मिलाकर ऑर्डर 50 पेटियों का है बेटा। अब करते क्या है, ये प्लांट से गुड्स को वेयर हाउसेज में स्टोर करते हैं, वो तो करते ही करते हैं क्योंकि वेयर हाउस तो खाली चाहिए ही चाहिए। यहां पर व्हीकल आता है और क्या करता है बेटा, 50 पेटी लोड करता है, स्टार्ट हो जाता है। पहली शॉप 4 पेटी का ऑर्डर था, लो जी। दूसरी शॉप 2 पेटी का ऑर्डर था, लो जी। तीसरी शॉप 3 पेटी का ऑर्डर था, लो जी। मैं आपको कहता हूं और कुछ नहीं देखा, कभी देखा है बेटा मैक्स वगैरह जहां पर जो कोल्ड ड्रिंक लोड करके लाते हैं और कोल्ड ड्रिंक के वो करेट से उतार रहे होते हैं, देखा है बेटा। कन्वेक्शन शॉपर एक आपको पूछता है आपका ऑर्डर क्या क्या था, चाहिए 4 पेटियां थी तो 4 पेटियां कोल्ड ड्रिंक की थी। अगली शॉप पर आपका ऑर्डर क्या था, पूरा का पूरा वो मैक्स खाली करके जाते हैं, सब अनलोड करके जाते हैं क्योंकि वही लाते हैं जो ऑर्डर हुआ होता है। बेटा यहां पर वेयर हाउस क्या कर रहा है, बल्क को ब्रेक कर रहा है, ब्रेक द बल्क। बल्क क्वांटिटी थी 50 क्वांटिटी, क्या करा उसने, डिजायर्ड क्वांटिटी में लोगों की शॉप्स तक पहुंचा दिया। बात ओके, दोनों बात समझ आई, कंसोलिडेशन एंड ब्रेक द बल्क। बस अब सफर बहुत आसान है, जल्दी से 4 हेडिंग खत्म कर रहे हैं बेटा। थर्ड वन इज स्टॉक पाइलिंग। बेटा स्टॉक पाइलिंग का क्या मतलब होता है, वेयर हाउस क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, क्यों बनाया गया वेयर हाउस, देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन ऑफ गुड्स। स्टॉक पाइल का क्या मतलब होता है, स्टॉक लगाना। बाबू वेयर हाउस का बेसिक फंक्शन है ये, देयर इज सम सीजनैलिटी इन एवरी बिजनेस। हर बिजनेस में कोई ना कोई सीजनैलिटी तो आप मानकर ही चलो बेटा। एक शोरूम है जहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स बेचते हैं, ठीक है, एसीज। समर तो बहुत दिखता है, विंटर आते आते कहानी गड़बड़ हो चुकी होती है। क्या मेरे को वेयर हाउस नहीं चाहिए, 100% चाहिए। गारमेंट की शॉप है मेरी, ठीक है, गर्मियों में बेटा फैशन अलग है, सर्दियों में अलग है, पता ही आपको। सर्दियों में स्वेटशर्ट की डिमांड है, अभी गर्मियां आ जाएंगी बेटा, बहुत सारी स्वेटशर्ट नहीं बिकी, क्या चाहिए मुझे, वेयर हाउस। देयर इज सम सीजनैलिटी इन एवरी बिजनेस, तो कहीं ना कहीं बेटा मेरे को स्टॉक पाइल करने के लिए कुछ तो चाहिए ना बेटा, वो फंक्शन परफॉर्म कौन करता है, वेयर हाउस, ठीक है। फोर्थ वन इज वैल्यू एडेड सर्विसेज। लो जी, बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूं। वैल्यू एडेड मतलब वैल्यू एडिशन करना। लो समझाने की कोशिश करता हूं कैसे होती है वैल्यू एडिशन। एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, आपका काम है गारमेंट्स का, ठीक है, आप जीन्स खरीदते हो दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से जीन्स आती है, पता है कैसे आती है, गांठ बंधी हुई आती है, जींस से गांठ बंधी हुई है, एक ही गांठ में 50 जींस से बंध रखी है, ठीक है, ऐसे ही आती है वहां से, आगी जींस से, ठीक है। अब बेटा आप सीधा अपनी शॉप पर नहीं लेकर जाते, देखो मैं बताता हूं, आपने जीन खरीदी एक 500 में, 500 ईच के हिसाब से आपने जीन खरीदी है, आप इन जीन को उतारते हो अपने वेयर हाउस में, जीन्स आ गई, सबकी गांठें खोली गई, वहां पर बहुत अच्छे से प्रेस कराया गया उसको, ठीक है, प्रेस करा दिया, ठीक है। अब बेटा आप कराते हो उसकी लेबलिंग, अपने शोरूम का टैग लगाते हो, ठीक है, मैं XYZ किसी शोरूम का नाम नहीं ले रहा, आप XYZ समझो, शोरूम का लगा टैग, ठीक है। साथ ही साथ आपने MRP प्रिंट करी 1699, 1699, और बेटा क्या करा, रिबन लगा के बहुत अच्छी सी पैकिंग करा दी उसकी, हो गई पैकिंग, ठीक है। 500 रुपए की चीज 1700 रुपए की होगी, दुकान पे से लगाएंगे 20 ऑफ, फ्लैट 20 ऑफ, उनको क्या फर्क पड़ता है फ्लैट 20 ऑफ में, 500 की चीज खरीदी हुई है, 1700 का MRP 20 ऑफ कर भी दिया तो 340 रुपए उड़ा देंगे, 30 भी ऑफ कर देंगे तब भी 1200 रुपए की जीन्स बिक रही है, उनको क्या फर्क पड़ता है। क्या करा उन्होंने बेटा, वेयर हाउसेज ने आपको क्या सर्विस दी, वैल्यू एडिशन। ये सब आप अपनी शॉप पर बैठ के कर सकते थे, टैग लगाने वाला काम, MRP प्रिंट करना, कर ही नहीं सकते। बात समझ आई, पक्की बात। फिफ्थ वन इज प्राइस स्टेबलाइजिंग, प्राइस को स्टेबल रखने की कोशिश करता है। बेटा प्राइस कब स्टेबल रहता है, व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। यार बोलो, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, मुझे लगता नहीं पढ़ते हो, ठीक है। कब रहता है स्टेबल, व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। लो समझाने की कोशिश करता हूं बेटा, वेयर हाउस का काम होता है प्राइस को स्टेबल रखना, थोड़ा तो करता ही है स्टेबल। एक बात समझो बेटा, समर्स में वाटरमेलन चाहिए आपको, मिलेगा, क्या रेट मिल जाता होगा, सस्ता मिलता होगा या महंगा, बस ये बता दो, छोड़ो रेट के क्या मतलब है, सस्ता मिलता होगा, क्यों, जितनी डिमांड है क्या उतनी सप्लाई है, बस ये बताओ, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई, बल्कि उससे ज्यादा ही होगी, सप्लाई कम नहीं होगी, ठीक है ना। सीजनल फ्रूट है बेटा, समर्स में आता है तो बहुत बढ़िया रेट पर मिल जाता है, ठीक है। सर्दियों में हम मैरिज पे जाते हैं, वाटरमेलन नहीं खाते, खाते हैं, मिलता है, ये बताओ पहले,
मिलता है। कैसे मिल रहा है हमारे पास? कहीं ना कहीं स्टोर हुआ होगा, पक्का बताओ, हुआ होगा। कोल्ड स्टोरेज में स्टोर रहता है, पक्का रहता है। ठीक है, हम वाटरमेलन खा पाते हैं बेटा। अब एक लेकिन बात सुनो, उन्होंने डिमांड करी, जिनके यहां पर शादी थी, क्या उतनी सप्लाई है? उतनी सप्लाई क्या? अगर मान लो कोल्ड स्टोरेज ना होते, सप्लाई होती 0, और आप डिमांड कर रहे हो, रेट बहुत ऊंचे। लेकिन वेयर हाउस का काम क्या होता है बेटा? वेयर हाउस से कुछ तो मिल ही जाता है प्रोडक्ट, कुछ तो सप्लाई है ही। हो सकता है आपकी डिमांड के बराबर ना हो, डिमांड ज्यादा हो वाटरमेलन की, लेकिन सप्लाई कम हो विंटर में, लेकिन फिर भी सप्लाई है। इसलिए बोल रहा हूं किसी एक्सटेंट तक वेयर हाउस प्राइसेस को कम कर देते हैं। अगर वेयर हाउसेस ना होते बेटा, प्राइस तो पता नहीं कहां चले जाते सीजनल फ्रूट के। ठीक है ना? अगर डिमांड 100 यूनिट की है तो बेटा 50 यूनिट तो सप्लाई हो ही जाएगी। ठीक है ना? किसी एक्सटेंट तक तो प्राइस को स्टेबल रखने की कोशिश ही कर रहे हैं। ओके, बड़े बात। लास्ट वन इज फाइनेंसिंग। बेटा एनसीईआरटी का मैटर मत पढ़ना, मैं समझा रहा हूं क्या चीज है फाइनेंसिंग। एक बात बताओ, जब आप कोल्ड स्टोरेज में, वेयर हाउसेस में गुड स्टोर कराते हो किसी के, क्या कोई रिसीट मिलती होगी? कोई तो रसीद देता होगा, ये आपके गुड्स हैं या ऐसी? हाँ, रसीद मिलती है कि पक्का ये गुड्स आपको बिलोंग करते हैं। ठीक है, मान लो बेटा आपने कैश्यू नट स्टोर कर रखे थे। ठीक है, कैश्यू स्टोर कर रखे थे 1 CR के, 1 करोड़ रुपए के। ठीक है, अभी बिक नहीं रहे हैं। ठीक है, मान लो रेट बहुत अप डाउन हो रहे हैं, कोई खरीद नहीं रहा, लेकिन आपकी गुड्स स्टोर पड़े हैं, आपको लोन की जरूरत पड़ गई। बेटा आप बैंक के पास जा सकते हो कि मेरे को इन गुड्स के अगेंस्ट लोन चाहिए, ये मेरे पास रिसीट है, कोल्ड स्टोरेज में मेरे गुड्स पड़े हैं। बेटा बैंक वेरीफाई करेगा जाकर, और आपको वो रिसिट एंडोर्स करनी पड़ेगी इन द फेवर ऑफ बैंक। बेटा बैंक आपको लोन दे देता है इन चीजों के अगेंस्ट भी। दिस इज नोन एज फाइनेंसिंग। बेटा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। लो जी, बहुत जल्दी से देखेंगे। बेटा चैप्टर का नाम है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। अभी सब सामने देख रहे हैं, जरा मेरी तरफ, हल्का सा इंट्रो चैप्टर के बारे में सब सामने देख रहे हैं। पहले बेटा बिजनेस ना, देखो प्राइवेट प्लेयर तो बिजनेस करता ही करता है, सरकार भी बिजनेस करती है। ठीक है, और मैं हमेशा बोलता हूं दिमाग में कोई भ्रम तो नहीं है ना कि सरकार बिजनेस नहीं करती। BSNL, MTNL, इंडियन रेलवे, ये क्या है? अगर गवर्नमेंट बिजनेस नहीं करती तो नवरत्नास के नाम सुन रखे हैं कभी? BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कभी नाम सुने इनके? अगर बेटा गवर्नमेंट बिजनेस नहीं करती तो ये सब क्या है? बेटा गवर्नमेंट बिजनेस करती है। बाबू जब प्राइवेट सेक्टर बिजनेस करता है तो 5 फॉर्म्स में करता है। चैप्टर नंबर 2 पूरा, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, HUF एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, याद है बेटा? लेकिन जब गवर्नमेंट बिजनेस करती है तो 3 फॉर्म में करती है। चैप्टर नंबर 3 आज का मैटर। गवर्नमेंट बिजनेस करती है बेटा 3 फॉर्म्स में, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। लिख देता हूं, लो डिपार्टमेंटल। बाबू देखो इसमें ना आपका भी जिक्र है, देखो देखो क्या जिक्र किया आपका। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और बेटा गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, हमें पहले ये पढ़ना है, इसके फीचर पढ़ने, इसके एडवांटेज, इसकी लिमिटेशन, जस्ट लाइक चैप्टर 2। फिर ये इसके मीनिंग, फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, फिर लास्ट वन टॉपिक। अभी ये चैप्टर इतना करने के बाद भी खत्म नहीं होगा, 2 और बड़े टॉपिक रह जाएंगे। वैसे 3 रह जाएंगे, लेकिन 2 बड़े टॉपिक रह जाएंगे, एक ज्वाइंट वेंचर और एक MNC, मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है जी, तो बेटा स्टार्ट विद डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। पहले इसका इंट्रो बताऊंगा, लेकिन इन तीनों चीजों के लिए एक बात कॉमन है, बता देता हूं। बेटा गवर्नमेंट बिजनेस कर रही है, ठीक है, क्या मिनिस्टर्स इनको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझते होंगे कि नहीं? क्या इंटरफेरेंस होती होगी कि नहीं? 100% बता रहा हूं बेटा, यहां पर भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, चाहे कुछ भी लिखे कोई। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमेशा बनी रहेगी। बेटा मिनिस्टर समझते ही हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की तो है और हम गवर्नमेंट ही तो है, ठीक है, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, जो मर्जी करो।
हमेशा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहेगी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में भी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में भी और गवर्नमेंट कंपनी में भी। और ये बात मैं कंफर्म कर दूंगा आपको पक्का, अभी पढ़ेंगे धीरे धीरे चैप्टर। स्टार्ट विद डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। बाबू नाम ही कैसा है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। बेटा इट इज वन और मोर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये है ही क्या बेटा, गवर्नमेंट का एक या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट जिसके ऊपर ओवरऑल कंट्रोल किसी ना किसी मिनिस्ट्री का रहता है। लो समझने की कोशिश करो क्या चीज है ये। बेटा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, मिनिस्ट्रीज में डिवाइडेड रहती है। कभी सुना है? नहीं सुना? मिनिस्ट्री में डिवाइडेड रहती है पक्का। कभी सुने हैं बेटा होम मिनिस्टर? यार सुने नहीं क्या नाम? सुना है नाम? मिनिस्टर रहते हैं हर मिनिस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए। कभी सुनते हैं बेटा आज 24 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने शपथ ली, प्राइम मिनिस्टर के साथ 24 कैबिनेट मिनिस्टर ने शपथ ली। सुना है? तो प्राइम मिनिस्टर भी शपथ ले रहा है, 24 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। वो क्या करेंगे बेटा, उनको एक एक मिनिस्ट्री सौंपी गई है। समझ आई बात? हमारी गवर्नमेंट डिवाइड रहती है मिनिस्ट्री में, और उस मिनिस्ट्री में कहीं ना कहीं कोई डिपार्टमेंट देखने को मिलते हैं, वही डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। काम की बात। सेंट्रल गवर्नमेंट डिवाइडेड है मिनिस्ट्री में, ज्यादा नहीं, 2-3 बात तो कर ही लेता हूं। हाँ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू मिनिस्ट्रीज, बहुत सारी होती है। मैंने 2 का नाम लिख दिया, रेलवे मिनिस्ट्री, इसमें एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे। ऐसे ही बेटा एक मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, एक डिपार्टमेंट है उसमें डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। समझ आई बात? बेटा इसकी बात चल रही है, ये है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जिसके ऊपर कहीं ना कहीं ओवरऑल कंट्रोल किसी ना किसी मिनिस्ट्री का रहने वाला है। There is no separate legal entity between the departmental undertaking and the government. मैं बोल क्या रहा हूं? There is no separate entity. बेटा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कह लो या गवर्नमेंट कह लो, they are the one and the same thing. ये दोनों एक ही बात है, कोई अलग अलग बात नहीं है, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। यानी कि बेटा अगर मेरे को डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पे केस करना हो तो बिल्कुल वैसे ही केस होगा जैसे गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है। बात समझ आई? मुझे इंडियन रेलवे पे केस करना है, वजह कुछ भी हो, मान लो मुझे केस करना है, वैसे ही केस होगा जैसे गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है। पहले ये बात बताओ कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस होता है कि नहीं है? यार क्या आधों को तो भ्रम होगा, इंडिया में रह के हम इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ केस कैसे कर सकते हैं? बेटा खाली केस नहीं होता, केस हारती भी है गवर्नमेंट। एक एग्जाम्पल देकर बताऊंगा आपको फिर कभी। फीचर से स्टार्ट करते हैं, पहले फीचर पढ़ेंगे, देन एडवांटेज, देन डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले मैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का इंट्रो पढ़ रहा हूं। द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज कंसीडर्ड वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। इट हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट होगा। इट हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, यानी कि देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दे आर द वन एंड द सेम थिंग। कहता है इट फंक्शन अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। बेटा मैंने सामने सब कुछ लिखा है, इनके ऊपर ओवरऑल कंट्रोल किसी ना किसी मिनिस्ट्री का ही रहने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने 2 तो ये एग्जाम्पल दिए, एक और एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल इज रेलवे, डिफेंस एंड टेलीफोन सर्विसेज। बाबू एक बात बताओ, अगर मैं सहारनपुर में मान लो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, मैं इंटरनेट सर्विसेज देना चाहता हूं, मेरे को किससे अप्रूवल चाहिए? ऑलवेज फ्रॉम डीओटी। मैंने बात भी कर रखी है यहां पर डायरेक्टली। बेटा क्लास ए लाइसेंस होता है पूरी कंट्री के लिए, क्लास बी लाइसेंस आपको 13-14 डिस्ट्रिक्ट के लिए मिल जाता है, और क्लास सी लाइसेंस 1 डिस्ट्रिक्ट के लिए। आप क्लास सी लाइसेंस ले सकते हो, शायद 50,000 रुपए की फीस है, और बैंक गारंटी देनी पड़ती है आपको शायद 20 लाख रुपए की, और उसके बाद आपको क्लास सी लाइसेंस इशू हो जाता है। और उसके बाद बेटा आप क्या कर सकते हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट सर्विस दे सकते हो। समझ आई बात? टेलीफोन सर्विसेज के लिए या इंटरनेट सर्विस के लिए आपको इस डिपार्टमेंट से बात करनी करती है, डीओटी।
इट इज अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। और ये बिजनेस ही तो कर रहे हैं, फीस ही तो चार्ज कर रहे हैं हमारे से सबसे। ठीक है जी, तो बेटा फीचर पढ़ने की कोशिश करते हैं आप। ठीक है, 6 फीचर हैं, फीचर आराम से पढ़ोगे तो मेरिट्स और डीमेरिट्स में दिक्कत नहीं आएगी, मैं हमेशा ये बोलता हूं। ठीक है जी, फीचर ढंग से पढ़ना। फर्स्ट फीचर, दे ऑपरेट अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। बात क्लियर? यही बात मीनिंग में भी पढ़ चुके हैं कि ओवरऑल कंट्रोल किसी ना किसी मिनिस्ट्री का रहने वाला है। हाँ पक्का। सेकेंड वन, दे आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली, देयर इज नो सेपरेट एंटिटी। पढ़ चुके हैं, ये गवर्नमेंट का ही पार्ट है, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। थर्ड वन, दे आर फाइनेंस्ड फ्रॉम द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। बड़े काम की बात। बाबू कहता है इनको फाइनेंस कहां से मिलता है? फ्रॉम द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे देश में बजट आता है? सुनते हो कभी न्यूज में बजट आ रहा है, इस दिन आ रहा है? वैसे फिक्स है दिन फिक्स है। कौन से डे आता है? फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुअरी। जब तक यूपीए गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो लास्ट डे ऑफ फेब्रुअरी था। बीजेपी ने आकर इसको फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुअरी कर दिया। अभी आने वाला है बजट, कुछ दिन ही रह गए, 20-22 दिन। ठीक है ना? तो फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुअरी को गवर्नमेंट का बजट आता है और गवर्नमेंट बजट से एलोकेट करती है फंड कि इस बार हम डिफेंस में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। बेटा न्यूज आती है 5 लाख करोड़ रुपए डिफेंस में दिए। नहीं सुना? नई ट्रेन चलाने के लिए, बुलेट ट्रेन चलाने के लिए 60,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया। नहीं सुनते क्या बातें? दे आर फाइनेंस्ड फ्रॉम द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कौन देगा? एनुअल बजट से मिलेंगे गवर्नमेंट के। बात ओके? नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, द रेवेन्यू ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट। बेटा अगर इन तीनों में से कोई भी रेवेन्यू कमाए, कहता कहां डिपॉजिट होता है? इन द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट। अब बेटा आप कंफ्यूज हो जाओगे, ट्रेजरी क्या होता है? मैं खजाना, हाँ ठीक है, हिंदी में बोलने और इंग्लिश में बोलने फर्क थोड़ी है। मैं तो मीनिंग जानना चाहता हूं, मैं कौन सा कह रहा हूं, हिंदी में नहीं बता सकते आप इसका मतलब। खजाना ठीक है। बेटा देखो एक बात समझाने की कोशिश करता हूं। आप ट्रेजरी को ना अदरवाइज मत लो, इट इज अ बैंक अकाउंट। ट्रेजरी कुछ नहीं होता, एक बैंक अकाउंट की तरह समझने की कोशिश करो। एक बात बताओ, मैं आपको स्टेट गवर्नमेंट के एंगल से एग्जांपल देता हूं, फिर दूंगा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जांपल। एक बात बताओ, रजिस्ट्री ऑफिस है सहारनपुर में, रजिस्ट्री ऑफिस है, यहाँ रजिस्ट्री होती होंगी, प्रॉपर्टीज की होती होंगी। एक दिन में करोड़ों रुपए के स्टैम्प पेपर बिकते हैं, वन सिंगल डे में। ठीक है, 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया, जिन्होंने भी स्टैम्प बेचे उनके पास पैसा इकट्ठा हो गया। ये पैसे का क्या करते होंगे? अपनी जेब में डाल लो, घर बैठ जाओ ऐसे। बेटा कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट का कोई अकाउंट रहता होगा जिसमें ये पैसे जमा होते होंगे ऑन डेली बेसिस? जितनी भी आपने सेल करी आपको जमा करानी होती होगी। कहीं ना कोई ट्रेजरर होता होगा जिसके पास आपको ये पैसे जमा कराकर कोई रसीद मिलती होगी। सेम वे बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है। हमारे यहां पर रेलवे की टिकट के बाहर भी काउंटर है, या रेलवे स्टेशन वाला ही काउंटर है, बाहर नहीं है काउंटर है। वो उनको क्या मिलता है? पर टिकट 1 रुपये मिलता है, पर टिकट 1 रुपये मिलता है। कभी देख लेना, ठीक है, टिकट पे प्रिंटेड रहता है, देख लेना। पर टिकट 1 रुपये मिलता है। मान लो आपने यहाँ से दिल्ली रहना है, टिकट है 70 की, तो वो 71 चार्ज करते हैं आपसे। ठीक है, एक दिन में वो भी लाखों रुपए की सेल कर लेते हैं। अपनी कमीशन मान लो उन्होंने 1000 टिकट बेची, 1000 रुपए वो तो अपने साइड कर लें, बाकी का क्या? बाकी का क्या? कहीं ना कहीं जमा कराना होता, नहीं कराएंगे जमा। ये किसके पैसे हैं? गवर्नमेंट के पैसे हैं। बेटा कहां जमा कराना होता है? इन द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट। एक बैंक अकाउंट है समझो, उस बैंक अकाउंट में जमा कराना है ताकि गवर्नमेंट तक पैसा पहुंच जाए ऑन डेली बेसिस। तो बेटा एक बात बताओ, अगर ये पैसा जमा करा रहे क्या गवर्नमेंट का रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा? कहता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की वजह से गवर्नमेंट के रेवेन्यू बढ़ जाते हैं। अगर मैं लाइसेंस ले लूं सहारनपुर में इंटरनेट चलवाने का, तो 50,000 में मुझे जमा नहीं कराने, किसको मिले? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को। क्या गवर्नमेंट का रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा उससे? बढ़ रहा है, पक्की बात, क्लियर है। फिफ्थ वन, द स्टाफ ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर सिविल सर्वेंट एंड आर रिक्रूटेड एंड कंपनसेटेड एज पर द रूल्स ऑफ सिविल सर्वेंट। लो जी, ये भी बात समझने की कोशिश करो। कहता है जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का स्टाफ है वो सब सिविल सर्वेंट है। सिविल सर्वेंट मतलब जनता के नौकर। बाबू देखो एक बात बताता हूं, गवर्नमेंट ने ना सिविल सर्वेंट रूल्स बनाए हुए हैं, जैसे एक्ट बनाए हुए हैं बहुत सारे, वैसे सिविल सर्वेंट रूल्स बनाए हुए हैं।
ठीक है, कोई भी सिविल सर्वेंट होगा उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग रिक्रूट होगा और उसकी कंपनसेशन यानी कि सैलरी और पे पैकेजेस उन्हीं रूल्स में लिखे गए हैं। आपने बेटा कोई सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करना है, कैसे क्लियर होगा, कैसे रिक्रूटमेंट होगा, वो रूल्स में पढ़ो। क्या आपकी सैलरी होगी, उसी रूल्स में लिखा गया है। समझ आई बात? तो बेटा बोलता है किसी भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का स्टाफ हो, उनको रिक्रूटमेंट और कंपनसेशन के रूल्स सिविल सर्वेंट रूल्स में लिखे गए हैं। समझ आई बात? ओके, लास्ट वन, दे कैन बी sued in a same manner as one can file a suit against government। बेटा इनके खिलाफ वैसे ही केस हो सकता है जैसे गवर्नमेंट के खिलाफ हो सकता है, क्योंकि देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ये तो मैं बात साथ साथ ही बोल चुका हूं, ठीक है ना। अब तो कोई भ्रम नहीं है ना कि गवर्नमेंट के खिलाफ केस नहीं होता, केस होता भी और गवर्नमेंट केस हारती भी है, ऐसा कोई भ्रम दिमाग से निकाल दो। ठीक है जी, चलो बढ़ते हैं आगे, मेरिट्स पर आते हैं बेटा। मेरिट्स में क्या लिखा है? द कंट्रोल ऑन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज वेरी इफेक्टिव एज इट इज डायरेक्ट एंड सेंट्रलाइज्ड। मैं यही तो जानने की कोशिश कर रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट एंड सेंट्रलाइज्ड? सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल क्या होता है? लो समझाने की कोशिश करता हूं। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता क्या बेटा? सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल पता है किसको बोलते हैं? व्हेन डिसीजन मेकिंग पावर इन वन हैंड ओनली या फ्यू हैंड्स ओनली। ये लेवल्स हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ये टॉप लेवल है, देन मिडिल लेवल है, देन लोअर लेवल है, देन वर्कर लेवल है, और कुछ भी कह लो। बेटा अगर सारा कंट्रोल यहां से हो रहा है, सारा डिसीजन मेकिंग यहां से हो रहा है, तो हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, ठीक है। एग्जांपल देकर समझाओ। सहारनपुर का डोमिनोज है, मैं पिज्जा खाने गया, ठीक है, मेरे पास कूपन था, ठीक है, मान लो कूपन में था 20% ऑफ, फ्लैट 20% ऑफ, ठीक है, मेरे को याद नहीं है, मैं रियलिटी में मेरे साथ ये इंसिडेंट हो चुका है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ऑर्डर दिया अपने और उनको वो कूपन दे दिया, ठीक है। जो टेलर था वो बिलिंग कर रहा था और उसने मेरे को बिल थमाया। प्राइमा फेशिया, क्योंकि मेरे बिल में बहुत सारी आइटम थी, प्राइमा फेशिया देखकर मुझे बिल ज्यादा लगा, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतना नहीं था। मैंने देखा कहीं भी कूपन अटैच नहीं किया इसने, मैंने वापस किया बिल, मैंने कहा सर इसमें ना कूपन अटैच नहीं हुआ, ये कूपन अटैच करके नया बिल दो मेरे को। कहता सर अब तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहता सर जब हम यहां से एंटर दबा देते हैं तो सीधा ये सेल पोस्ट हो जाती है हमारे हेड ऑफिस में यूएस में, और अगले दिन हमें उतने ही पैसे जमा कराने पड़ते हैं जितनी सेल हो चुकी। समझ में आया कुछ सेंट्रलाइज कंट्रोल क्या होता है? वो बात छोड़ो कि बाद में क्या हुआ, ठीक है, लेकिन ये समझ में आया डायरेक्ट और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल क्या चीज है। बेटा इंडियन रेलवे में भी ऐसा है, आप किसी भी पोस्ट पर हो इंडियन रेलवे में, आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल सारा का सारा मिनिस्ट्रीज से कंट्रोल चलता है, आपके हाथ में पावर ही बहुत कम होती है। समझ आई बात? इसलिए बोलते हैं सेंट्रलाइज कंट्रोल है, डायरेक्ट कंट्रोल है, और कंट्रोल अच्छा होगा जब एक इंसान कंट्रोल करता है, अच्छा होता है। पर मैं शायद एग्री नहीं हूं इस बात से, ठीक है, मेरिट में जरूर लिखा होगा, ठीक है ना। बेटा ऐसे ऐसे पता है क्या होता है, एक ना सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहां टॉप लेवल कंसंट्रेट नहीं कर पाता चीजों को लेकर। ये सेंट्रलाइज कंट्रोल का मतलब पता है क्या है? सारे कंट्रोल आपके हाथ में। ये तो बिल्कुल वही बात होगी जैसे आपके स्कूल का प्रिंसिपल है, आप उसे कह रहे हो एडमिशन तो तूने देखने ही देखने, इंटरव्यू भी तूने देखने हैं टीचर के, लेकिन तूने ये भी देखना क्लास में पोछा लगा कि नहीं लगा। ये होता है सेंट्रलाइज कंट्रोल, कि दुकान की चौक भी पड़ी है कि नहीं पड़ी क्लासरूम में। हर डिसीजन आप लोगे ना तो कंबरसम सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। खैर हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो बोल रहे हैं सेंट्रलाइज कंट्रोल है और है सेंट्रलाइज कंट्रोल, वो बोल रहे हैं इफेक्टिव है। मैं बस इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हूं कि इफेक्टिव होगा, ठीक है, कुछ तो फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है जी। चलो खैर बढ़ते हैं आगे। सेकेंड वन, द परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैन बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट सो देयर इज अ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। बेटा अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? आंसरेबिलिटी, बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल रिजल्ट। कहता है आपकी परफॉर्मेंस डिस्कस होती है। लो जी, कोई भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है बेटा, आपकी परफॉर्मेंस डिस्कस होती है पार्लियामेंट में। भगवान ना करे मैं एक बात बोलता हूं, किसी ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए, क्या होता है बेटा? ऑपोजिशन खा जाती है पार्लियामेंट में रूलिंग पार्टी को,
देखिए कभी हाल पार्लियामेंट के क्या कर देती है ऑपोजिशन, क्योंकि बेटा देयर इज अ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। आपकी जवाबदेही तो हर टाइम ही है, जवाब तो आप ही को देना है, क्योंकि रूलिंग पार्टी के हाथ में होती है सारी चीजें। आप कंट्रोल कर रहे हो इंडियन रेलवे को, अगर कुछ हो रहा है तो आप ही की गलती है ना बेटा। और पार्लियामेंट में डिस्कस होना भी चाहिए, पब्लिक को भी तो पता चलना चाहिए क्या कर रही है गवर्नमेंट। समझ आई बात? तो हमेशा ही पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, आपकी परफॉर्मेंस पार्लियामेंट में डिस्कस होने वाली है। ठीक है, थर्ड वन, ये सेम है बेटा फीचर जो हमने पढ़ा था। द रेवेन्यू ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज डिपोजिटेड इन द ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट, सो दीज अंडरटेकिंग हेल्प टू इंक्रीज द गवर्नमेंट रेवेन्यू। ठीक है ना, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जितना भी रेवेन्यू कमाती है सारा गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा होता है, इसलिए गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ता है। ठीक है, एंड लास्ट वन, द एक्टिविटी परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैन बी हाईली सीक्रेट बिकॉज दे आर द मोस्ट सेंसिटिव एरिया। बेटा देखो क्या कह रहा है, कहता है कुछ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है जो बहुत सेंसिटिव एरिया है, उनके ऑपरेशन को सीक्रेट रखना पड़ता है। आप देख लो बेटा, ऊपर एग्जाम्पल दिया है, कौन सा सेंसिटिव एरिया सबसे ज्यादा, रेलवे, डिफेंस या टेलीकॉम? सेंसिटिव कौन सा है? डिफेंस। याद नहीं, डिफेंस नहीं होगा सेंसिटिव, डिफेंस होगा यार नेशनल सिक्योरिटी की बात है यार। आप थ्रेट लाओगे क्या अगर इसको भी सीक्रेट नहीं बताओगे? बेटा आपको पता है, चलो बात करता हूं, सेंसिटिव एरिया है, इनके ऑपरेशन को सीक्रेट रखना पड़ता है, पक्का रखना पड़ता है। आपको पता है बेटा किसी भी कैंपस में एंट्री के लिए, आर्मी कैंपस में एंट्री के लिए पहले बायोमेट्रिक इस्तेमाल होते थे, वो भी थंब इंप्रेशन। ठीक है, थंब इंप्रेशन इस्तेमाल होते थे, सुना है कभी? सुना है, ठीक है। तो थंब इंप्रेशन, आपने अपना थंब इंप्रेशन प्रेस किया, कैंपस का गेट खुलता है, आपकी एंट्री होती है। ठीक है, सेंसिटिव है, थंब इंप्रेशन रखना पड़ा, पर बेटा आतंकवादियों ने इनका भी तोड़ निकाला। कभी हमारे जवान को मार देते थे, उसका अंगूठा काट देते थे और लेकर जाते थे, थंब इंप्रेशन लगा देते थे, गेट खुल जाता था। पता है, ये भी सुना है कभी ना? ये नहीं सुना। अब बताओ काम की बात आगे। बेटा गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी फीचर बदलने शुरू कर दिया। अब क्या है, बायोमेट्रिक ही है, क्योंकि बेटा देखो बायोमेट्रिक से बढ़िया कोई चीज नहीं मिल सकती, ये लगभग यूनिक होती है, मैच करना मुश्किल होता है। बेटा अब रेटिना स्कैन है, आधार कार्ड बनवाते टाइम आपने दिया है? मैं जान नहीं सकता, अगर आप कुछ बोलना नहीं चाहते तो दिया नहीं क्या? मोस्ट सेफेस्ट स्कैन एवर, दुनिया में 6 लोगों से मिलता है बस, रेयर पॉसिबिलिटी, रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी, 6 लोगों से मिलता है बस। ठीक है, थंब इंप्रेशन मिलता है कि नहीं? कितने लोगों से मिलता होगा? मिलता है 100% मिलता है। क्या बात कर रहे हो यार, तुम्हें कुछ नहीं पता दीन दुनिया के बारे में। मिलता है, अगर मेरी थंब का है तो हो सकता है किसी की फिंगर का हो, फर्स्ट फिंगर का हो सकता है, और हर लाख में से मिल जाता है, हर 1 लाख बंदे में से मिल जाता है। चलो जी बढ़े आगे। बेटा डीमेरिट्स की बात कर रहे हैं, लिखा हुआ है द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वर्क्स अंडर स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल, दिस रिड्यूसेस द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द एफिशिएंसी ऑफ द अंडरटेकिंग। मैं पहले ही बोल रहा था मैं डायरेक्ट कंट्रोल से सेटिस्फाई नहीं हूं, आगे बात। बेटा देखो एक बात समझो, अगर पार्लियामेंट हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, मिनिस्ट्री हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, तो इन लोगों का क्या जो इतने हाईली एजुकेटेड लोग हैं, आप उनको डिसीजन मेकिंग तो कुछ दे ही नहीं रहे हो। क्या कोई फ्लेक्सिबिलिटी नाम की चीज है कि नहीं है? कुछ तो डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। तो बिल्कुल वैसे हो गया बेटा, आप खुद समझो, मैं किसी बैंक मैनेजर के कैबिन में बैठा हूं और मान लो मैं बैंक का बड़ा रेप्यूटेड कस्टमर हूं और बैंक मैनेजर फोन कर रहा है अपने रीजनल हेड को, सर बड़ा रेप्यूटेड कस्टमर आया, चाय पिला दे क्या? वो कह रहा हाँ पिला दो, तो वो चाय मंगा रहा है, वरना चाय ना मंगाता। अरे कुछ तो डिसीजन मेकिंग दो, किसी बात की तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर हर बात के लिए वो अपने से अपर लेवल को देखेगा तो आपकी जरूरत क्या है? इतने एजुकेटेड ऑफिसर रिक्रूट करने की जरूरत क्या है? अनपढ़ों को बिठाओ ना, क्योंकि हर बात उन्होंने ऊपर से पूछनी है, फिर पढ़े लिखों की क्या जरूरत है? समझ आई बात? बेटा हर चीज के लिए अगर आप सोचोगे ना मैं बस पार्लियामेंट से पूछ लूं, मैं बस मिनिस्ट्री से पूछ लेता हूं, तो बेटा बस फिर कोई फायदा नहीं है।
ये कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी खराब कर देंगे। अभी जो आपका दिमाग है ना, जो चलता हुआ बहुत है, ये चलना ही बंद हो जाएगा। हर बात के लिए आपको आदत पड़ जाएगी अपने ऊपर वाले से पूछने की, एफिशिएंसी जीरो हो जाएगी आपकी, मॉडर्न आइडियाज खत्म हो जाएंगे 2 साल के अंदर अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। सेकेंड पॉइंट इज द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, दे कैन बी ट्रांसफर्ड एनी टाइम, एज अ रिजल्ट दे हैव अ लेस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी। और हमेशा ही ऐसा होता है बेटा, हमेशा ऐसा होता है बेटा। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के ऑफिसर्स का किसी भी टाइम ट्रांसफर हो सकता है, हो सकता है। दे कैन बी ट्रांसफर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यस। बेटा क्या करते हैं, इसलिए बहुत कम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं है दिमाग में बिल्कुल भी, कि हम इस चीज को बिलोंग करते हैं, इसके लिए कुछ करें। मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के किसी ऑफिसर का नहीं दे रहा, लेकिन समझ में कुछ बात आएगी। ठीक है, एक बात को समझने की कोशिश करो। आप बैंक मैनेजर की कुर्सी पर बैठे हो तो क्या होता है बेटा, हर महीने ट्रांसफर होता है, ओ सॉरी हर साल ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब बेटा लोन की पावर बैंक मैनेजर के हाथ में है, सरकारी बैंक में। ठीक है, लोन की फाइल लगी, उसको बहुत खराब फाइल लगी, वो लोन करने से मना कर दिया। लेकिन बेटा जिस दिन ट्रांसफर के ऑर्डर आगे पता लग गया 5 दिन के बाद ट्रांसफर होना है, वो खराब से खराब लोन भी कर देता है। लेस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रांसफर हो जाना है, तो हम सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हमारे अंदर जीरो है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो है। यही इनकम टैक्स ऑफिसर्स का हाल है, केस कर देते हैं ट्रांसफर होते ही खराब से खराब केस। बेटा अगर बैंक मैनेजर खराब लोन नहीं करते ना, तो 10 लाख करोड़ रुपए के एनपीए हैं हमारे देश में जो रिकवर नहीं हो पा रहे। 10 लाख करोड़, समझदार बाकी आप हो, होता है कि नहीं ऐसा? 100% होता है। ठीक है जी, बहुत कम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन, रेड टेपिज्म ब्यूरोक्रेसी रेफर्स टू द डिले इन डिसीजन मेकिंग ड्यू टू टू मैनी फॉर्मेलिटी, पेपर वर्क, प्रोसीजर एटसेट्रा। बेटा बोलता है रेड टेपिज्म है। रेड टेपिज्म समझते हो क्या होता है? लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेपर वर्क, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फॉर्मेलिटीज। बहुत ज्यादा पेपर वर्क है, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज है। नहीं होती, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत सारा पेपर वर्क और बहुत ही ज्यादा फॉर्मेलिटीज है। समझते हो इस बात को? लो एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूं आपको, मैंने मेन बैच में भी दिया हुआ है। जब मेरी इंटर्नशिप चल रही थी तो मेरे सीए के अंडर एक और पर्सन एम्प्लॉयड था सैलरी बेस पे, वो बैंक से रिटायर्ड थे। ठीक है, एट द एज ऑफ 65 अराउंड। ठीक है, तो उनसे ऐसे ही किसी दिन बात चल रही थी, कहते हैं कि ना किसी टाइम पर मेरी पोस्टिंग मेरठ में थी। ठीक है, और कहते हैं मेरठ से ना उस टाइम पर एक ट्रेन आती थी, देवबंद तक आती थी वो ट्रेन, सहारनपुर तक डायरेक्ट नहीं आती थी। कहते 5:30 बजे के आसपास की ट्रेन थी, 5 बजे हम बैंक से फ्री होते थे तो ट्रेन में बैठते थे। वो ट्रेन देवबंद तक आती थी, सहारनपुर तक नहीं आती थी, और बहुत लोग आते थे उस ट्रेन से सहारनपुर के लिए। ठीक है, और फिर वो आगे से बस कर फिर दोबारा आते थे सहारनपुर सिटी। तो उन्होंने क्या करा, एक रेलवे मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी, इस ट्रेन को आप सहारनपुर तक कर दो, और सारी कैलकुलेशन तक करके दे दी कि अगर देवबंद से सहारनपुर ये ट्रेन आगे बढ़ जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, तो देखो इतने रुपए का आपका डीजल का कंजम्पशन होगा। लेकिन हम इतने लोग रोज के आते हैं, इतना आपको रेवेन्यू मिलने वाला है, तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट में हो। पूरी कैलकुलेशन करके भेज दी मिनिस्ट्री को, चिट्ठी भेज दी। ठीक है, 3 साल के बाद उनके घर रिप्लाई आया कि हमने वो ट्रेन देवबंद से सहारनपुर कर दिया है, जबकि उनका सहारनपुर ट्रांसफर हुए हुए 2 साल हो चुके थे। समझ आई कुछ बात? कितना पेपर वर्क है, कितनी फॉर्मेलिटीज हैं। इतनी आसानी से डिसीजन लिया जाता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में? किसी नहीं, 3 साल लगा दिए सोचने में, जबकि बंदे का ट्रांसफर हो चुका है 2 साल पहले सहारनपुर। अब क्या करेगा वो ट्रेन का? बात ओके? हाँ, अब नहीं भूलना चाहिए कभी भी। फोर्थ वन इज देयर इज लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थ्रू द मिनिस्ट्री। बेटा मैं पहले ही बोल चुका हूं ना ये बात कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो, चाहे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, तीनों के तीनों में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहेगा और कभी खत्म हो नहीं सकता। ठीक है ना? लो बताने की कोशिश करता हूं एक एग्जांपल देकर, मिनिस्टर का नाम नहीं लेता, लेकिन एक बार हमारे एक रेलवे मिनिस्टर साहब को वाया सहारनपुर अमृतसर जाना था। दिल्ली से आ रहे थे, सहारनपुर से होकर अमृतसर जाना था। नॉर्मली दे यूज द प्लेन, लेकिन बेटा रेलवे मिनिस्टर है, एक आधी बार तो ट्रैवल करके दिखाना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को, पब्लिक को, कि हाँ हमारी रेलवे बहुत अच्छी है। तो
अब आपको पता होता है यहाँ के लोकल मिनिस्टर भी पहुंच गए वेलकम करने के लिए सहारनपुर, क्योंकि वेलकम करना पड़ेगा, उनका रेलवे मिनिस्टर है। मिनिस्टर साहब बैठकर आए, सहारनपुर सिटी पहुंचे, अकेले एक एसी कोच लगाया गया उनके लिए स्पेशल, और अकेले बैठकर आ रहे हैं। और कितनी इंटरफेरेंस लोगे आप? कॉस्ट पता है एक एसी कोच की कितनी आई होगी दिल्ली से अमृतसर पहुंचने में? प्राइवेट प्रॉपर्टी समझते हैं हमारी तो है, जो मर्जी करा लो, गवर्नमेंट, हम पब्लिक के पैसे वेस्ट कर रहे हैं।